हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्राइम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका SEC पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि सेमेस्टर 2 का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसके यूनिट नंबर 1 से आज हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जिसको भी नोट्स परचेज करना है फॉर द ₹99 ओनली, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर परचेज कर सकता है। तो इसका नाम है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल गोल्स हमारे वो स्पेसिफिक मनी रिलेटेड टारगेट होते हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं। यानी कि ये गोल्स हमारे क्या होते हैं कि इसके अंदर हम प्लान करते हैं कि कितना हमें सेव करना है, कितना हमें खर्चा करना है, कितना हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड गोल्स क्या कहलाए जाते हैं, फाइनेंशियल गोल्स कहलाए जाते हैं। अब अलग अलग टाइप के हमारे फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म गोल। यानी कि शॉर्ट टर्म गोल वो होंगे जो हम 1 साल के अंदर ही अंदर अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ या फिर एक ट्रिप पर जाना चाहता हूँ। तो ये मेरे क्या होंगे, शॉर्ट टर्म गोल होंगे जो मैं 1 साल के अंदर ही अंदर अचीव करना चाहूँगा। मीडियम टर्म गोल वो होते हैं जिनको 1 से लेकर 5 साल लग जाता है अचीव करने में, जैसे कि मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए पैसा सेव करना चाहता हूँ। तो इस टाइप के गोल होंगे हमारे मीडियम टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल वो गोल होते हैं जिनको 5 साल से ज़्यादा लगते हैं अचीव करने में, जैसे कि मैं घर खरीदना चाहता हूँ, मैं रिटायरमेंट प्लान करना चाहता हूँ। ये क्या कहलाए जाएंगे, मेरे लॉन्ग टर्म गोल कहलाए जाएंगे। अब इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल गोल की, ये हमें क्लियर डायरेक्शन दे देते हैं हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, और जितने भी हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, खर्चे हो रहे होते हैं, उसको कंट्रोल करने में हमारे ये फाइनेंशियल गोल हमारी मदद करते हैं। ये हमें मोटिवेट करते हैं पैसे को बचाने में और सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने में रेगुलरली, और कि हम अपने पैसों के साथ फोकस रहें और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखें। इस चीज़ में हमारे फाइनेंशियल गोल मदद करते हैं। अब स्टेप्स क्या क्या हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि हम किस तरीके से अपनी इनकम को, अपनी कमाई को, अपने खर्चों को, अपनी सेविंग्स को और अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाया जाता है, ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। तो स्टेप्स क्या क्या रहेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। शॉर्ट टर्म गोल है हमारा, मीडियम टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है। वो डिसाइड करने के बाद हम अपनी उस चीज़ से रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करेंगे। हम सारी चीज़ें लिखेंगे, हम कमाते कितना है, हमारे खर्चे कितना है, हम सेव कितना कर लेते हैं, हम पर कर्जा कितना है, और जो भी हमारी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं हम वो सारी चीज़ें एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम अपना करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। यानी कि हमें ये चीज़ समझनी होगी, क्या नाम है, कि हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर हमारे पास सेविंग है या फिर नहीं है। ये चीज़ हम एनालाइज करेंगे। फिर उससे रिलेटेड हम फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे। हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि कितना पैसा हमें बचाना है, कितना पैसा हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और कितने खर्चे हमें अपने कम करने होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। फिर ये सब चीज़ें करने के बाद हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि अपने उस प्लान को अपनी रेगुलर डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। अपना एक सेविंग अकाउंट खोलेंगे, इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे पैसे को, और अपने खर्चों को कम करना शुरू करेंगे। और जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उस चीज़ को, उस प्लान को रिव्यू करते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे रेगुलरली। यानी कि ये चेक करते रहेंगे कि हमने कितनी प्रोग्रेस करी, अब पिछले महीने से अब तक कितना चेंज आया, क्या हमारी इनकम बढ़ी, हमारी मतलब सेविंग्स बढ़ी या नहीं, और अभी हमारा कोई गोल चेंज तो नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ हम चेक करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद आती है हमारी बजटिंग, इनकम एंड पेमेंट। बजटिंग का मतलब होता है कि प्लान बनाने की किस तरीके से हमें अपनी इनकम इस्तेमाल करनी है कि हमारे सारे खर्चे भी पूरे हो जाएं और उसमें से पैसा भी बच जाए। तो ये चीज़ बनाना, इस चीज़ का प्लान बनाना क्या कहलाया जाता है, बजटिंग कहलाया जाता है। अब मेन पार्ट क्या क्या होते हैं बजट के। सबसे पहले तो इनकम आता है, यानी कि जो कि पैसा आपने कमाया, सैलरी से कमाया, इंटरेस्ट से कमाया, रेंटल इनकम से कमाया, तो जो भी पैसा आपने कमाया वो होगी आपकी इनकम। फिर आते हैं आपके एक्सपेंस, यानी कि जो पैसा आपने खर्च कर दिया, कहीं पर भी खर्च करा हो, किराया दिया हो, खाने पर करा हो, कहीं पर ट्रैवल करा हो, कोई सी चीज़ का बिल पे करा हो, तो कहीं पर जो भी खर्चा किया है आपने वो आएगा आपका एक्सपेंस। फिर तीसरी चीज़ आती है सेविंग, यानी कि जो पैसा आपने उठाकर रख लिया है फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए, वो पैसा क्या कहलाया जाएगा, आपकी सेविंग कहलाया जाएगा। अब बजटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम ओवर स्पेंडिंग ना करें, यानी कि जितने फिजूल खर्ची ना करें। बेसिकली ओवर स्पेंडिंग का है तो कि हम फिजूल खर्ची से बचें और अपना पैसा जो है बचा कर रखें रेगुलरली, और ये चीज़ ट्रैक में रखेंगे, हमारा ज़्यादा पैसा खर्च
हो कहाँ रहा है, और जितने भी हमारी अननेसेसरी स्पेंडिंग है, जो हमारे बेवजह के खर्चे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए बजटिंग इंपॉर्टेंट है। अब पॉपुलर रूल्स क्या क्या है हमारे बजटिंग के? एक है 50-30-20 रूल, यानी कि आप अपना 50% जो इनकम है वो नीड्स पर खर्च करो, जैसे कि खाने पर, रेंट पे करने पर, अपने बिल्स पे करने पर 50% अपनी इनकम खर्च कर दो। 30% कर दो अपनी वांट्स के ऊपर, यानी शॉपिंग जो करनी है, एंटरटेनमेंट का जो भी खर्चा है आपका, 30% उस पर कर दो, और 20% करो सेव, और 20% इन्वेस्ट करो। ठीक है ना? तो ये क्या है आपका 50-30-20 रूल है। अब उसके बाद आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि जो पैसे की वैल्यू आज है, ठीक है ना, वो हो सकता है फ्यूचर के अंदर बढ़ जाए। ठीक है ना? बिकॉज मनी अर्न इंटरेस्ट और भी इन्वेस्टेड टू ग्रो ओवर टाइम, क्योंकि पैसे के ऊपर आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हो और वो पैसा ग्रो भी हो सकता है ओवर टाइम। तो टाइम के साथ मनी की वैल्यू चेंज होती है, ये हमारा क्या बताता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताता है। अब इसके अंदर दो की कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो मनी की वैल्यू आज है वो क्या कहलाई जाएगी? आपकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाई जाएगी। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है आपकी फ्यूचर वैल्यू, यानी कि वॉट द मनी विल बिकम इन फ्यूचर आफ्टर अर्निंग इंटरेस्ट, यानी जो भी आपने उस पैसे पर इंटरेस्ट कमाया, उस पैसे पर इंटरेस्ट कमाने के बाद वहाँ पर कितना पैसा हो गया, यानी कि 1000 रुपये तो उस पर 10% कमाया आपने तो 1100 रुपये हो गए, तो फ्यूचर वैल्यू हो गई 1100 और प्रेजेंट वैल्यू हो गई 1000 रुपये। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? दो टाइप के हमारे इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ओरिजिनल अमाउंट पर कैलकुलेटेड किया जाता है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल अमाउंट को कितना रेट है इंटरेस्ट का उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टाइम के लिए निकाला उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से डिवाइड करके हम अपना सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकाला जाता है वो ओरिजिनल अमाउंट प्लस प्रीवियसली इंटरेस्ट अर्न, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल अमाउंट थी और कितना हमने पहले इंटरेस्ट कमाया, दोनों मिलाकर उस पर निकाला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस रेट अपॉन 100 से, और उसके ऊपर जो भी टाइम होता है उतनी पावर हम लगा दी जाती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग हम बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर नहीं करना। और मनी की वैल्यू हम डिफरेंट टाइम पर कंपेयर कर सकते हैं, और ये रिटायरमेंट के वक्त बहुत काम आता है, और जब भी आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो तब भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका काम आता है। अब सेविंग्स क्या होती हैं? सेविंग इनकम का हमारा वो पार्ट होता है जो हम एक तरीके से उठा कर रख लेते हैं साइड में अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए, इमरजेंसीज़ के लिए, या फिर कुछ चीज़ खरीदने के लिए। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सेविंग। अब किस किस तरीके से हम पैसा सेव कर सकते हैं? सबसे पहले तो सेविंग बैंक अकाउंट खोल लो एक आप, या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल लो, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल लो, या फिर खुद ही अगर अकाउंट नहीं खोल रहे तो कैश उठाकर अपने घर में ही रख लो, ये कम सेफ होता है। बैंक अकाउंट एक बारी में ज़्यादा सेफ होते हैं। अब सेविंग इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारी जब भी इमरजेंसी आएगी, अगर खुद ना खास्ता कुछ इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास उस टाइम पर पैसे होंगे कि आप क्या कर सकें, उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें, सेव जो हुआ हुआ होगा। और जो भी आपको फ्यूचर गोल्स चाहिए होंगे, फ़ोन लेना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, उसके लिए सेविंग्स आपकी मदद करेंगी, आपके दिमाग को मतलब शांति देंगी कि हाँ मेरे पास सेविंग्स हैं तो मैं आगे मतलब ठीक रहेगा मेरा, और आपको एक टाइप की फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। और ये आपकी ये चीज़ भी कम कर देंगी कि आपको टफ़ टाइम के अंदर जो है, जब आपके ऊपर हार्ड टाइम आ जाए खुदा ना खास्ता, तो आपके पास पैसे होंगे। ठीक है ना? आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ़ायदे क्या क्या हो गए आपके बेनिफिट्स? सेविंग के इमरजेंसी के टाइम पर आपको प्रोटेक्शन मिलेंगी। ठीक है, सेविंग हमें मदद करती है इमरजेंसी के टाइम पर, जैसे कि जॉब चली गई या फिर कुछ खर्चा पड़ गया हमें, तो ऐसे टाइम पर हमारी सेविंग हमारी मदद करती हैं। फ्यूचर प्लानिंग, अगर आपके पास सेविंग है तो आप अपनी एजुकेशन प्लान कर सकते हो कि आगे की एजुकेशन कैसे करनी है, अपनी शादी प्लान कर सकते हो, अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हो, और अपनी रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है, आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा पैसों के लिए, और आपको स्ट्रेस कम होगा क्योंकि आपको पता है कि आपने मनी सेव कर रखा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प मिलती है। तो जो पैसा बचा हुआ होता है वो बाद के अंदर इस्तेमाल भी किया जा सकता है कि आप उनको इन्वेस्ट कर सको और अपनी वेल्थ को ग्रो कर सको।
अब मैनेजमेंट कैसे होती है हमारी स्पेंडिंग की और फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है। मैनेजिंग स्पेंडिंग का मतलब ये होता है कि जब हम अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जब हमारे पास गुड मनी हैबिट्स आ जाती हैं और हम उसी पर लगे रहते हैं, उन गुड मनी हैबिट्स को ही मतलब चलाते रहते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, तो हम क्या बोलते हैं, क्या है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। अब किस तरीके से स्पेंडिंग्स को हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना मंथली बजट बना सकते हो और उन्हीं चीज़ों पर खर्च करो पैसा जो आपको लगता है ज़रूरी हैं, और जो इम्पल्स चीज़ें हैं उनको ना ख़रीदो, यानी कि बिना प्लानिंग करे कोई उल्टी सीधी चीज़ ना ख़रीदी जाए। और जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखो कि कितना खर्चा कहाँ पर करा, ठीक है, कितना पैसे बचे आपके पास। और जो बेवजह लोन ना लो कभी भी, और या फिर टू मच क्रेडिट का भी इस्तेमाल ना किया जाए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, जब आप अपने बिल्स टाइम पर पे कर रहे हो, लेट फीस नहीं पे कर रहे हो, टाइम पर कर रहे हो, सेव कर रहे हो पैसा बराबर, और जो भी फाइनेंशियल प्लान बना रहा है उसको फॉलो कर रहे हो, और जितना भी इनकम है उसके अंदर से कुछ ना कुछ पोर्शन क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी, आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर इंक्लूड होगी। अभी इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं। ये आपको कर्जे में नहीं जाने देगा कभी भी, और कभी भी आपको पैसे से रिलेटेड स्ट्रेस नहीं होगा। आपकी फाइनेंशियल हैबिट को और ज़्यादा मजबूत बना देगा, आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करेगा, और आपको जो भी इन फ्यूचर प्लानिंग करनी है उस चीज़ को ये क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा आसान कर देगी। अब सेटिंग अलर्ट्स एंड मेंटेनिंग सफिशिएंट फंड फॉर फिक्स कमिटमेंट, यानी कि सेटिंग अलर्ट कैसे कर सकते हैं हम, मोबाइल ऐप्स का यूज़ कर सके, SMS सर्विसेज का यूज़ करके, या फिर ईमेल्स का यूज़ करके, कि हमें रिमाइंडर मिल जाए कि बिल की डेट आ गई। तो बिल की डेट आ जाती है तो आपके पास मैसेजेस, ईमेल्स आने लगते हैं ना, लोन्स की EMI आ गई, या फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होनी है, या फिर लो बैलेंस की वार्निंग है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैसेज के थ्रू हमारे पास आ जाती हैं। तो किस तरीके से हम मेंटेनिंग फ़ंड फॉर फिक्स एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी आपकी फ़िक्स कमिटमेंट है, यानी कि जो पेमेंट्स आपको करनी ही करनी है, जैसे किराया देना है, स्कूल या कॉलेज की फ़ीस भरनी है, EMI देनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, तो ये सारे हो गए हमारे फ़िक्स एक्सपेंस। तो उनके लिए हमारे क्या करना होगा, फ़ंड्स मेंटेन करने होंगे। तो हम क्या क्या करेंगे कि ऑलवेज़ कीप सम मनी रेडी टू फॉर दिस एक्सपेंस, यानी हमेशा कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखेंगे जो इन खर्चों के लिए हमारे काम आएगा। और एक हम एमरजेंसी फ़ंड भी बना सकते हैं 3 से 6 महीने का, ठीक है ना, 3 से 6 महीने के खर्चों का हम एक एमरजेंसी फ़ंड अपने पास बनाकर चलें कि अगर हमारे पास पैसा नहीं हुआ तब तो हम उस एमरजेंसी फ़ंड में से पैसा निकाल कर यहाँ पर डाल दें। और जो भी अपना पैसा है वो शॉपिंग के लिए इस्तेमाल, मतलब, और जितने भी नॉन एसेंशियल एक्सपेंस हैं इन पर ज़्यादा खर्चा ना किया जाए। तब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये जितनी भी हमारी पेनल्टीज़ होती हैं या फिर लेट फ़ीस होती है उससे हम बचें, उसके लिए ये चीज़ है। और दूसरा, एक गुड क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए ये हमें मदद करती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम हमारी हेल्प करती है, और हमारे मंथली फाइनेंसिस को स्मूथली चलाने में ये चीज़ हमारी मदद करती है। तो सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको यूनिट नंबर 2 के साथ अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए आईडी इन्फ्यूजन के। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, यानी SEC का सब्जेक्ट पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका यूनिट नंबर 2 हम करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आगे। यूनिट 2 का नाम है आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम जब अपना पैसा अलग अलग ऑप्शंस में लगा देते हैं, जैसे शेयर्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, रियल इस्टेट खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, ठीक है, कि इस वजह से हमें क्या हो, हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाए फ्यूचर के अंदर इन रिटर्न। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अब हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, सबसे पहले तो आ गया सेफ्टी के लिए, कि हमारा जो पैसा है वो प्रोटेक्ट रहे और हमें कोई लॉस ना हो। और दूसरा, रिटर्न पाने के लिए, कि हमें बाद में इनकम भी मिलती रहे इस इन्वेस्टमेंट से। तीसरा, लिक्विडिटी के लिए, ये चीज़ मेक श्योर करने के लिए कि आप कभी भी उस इन्वेस्टमेंट को कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो जब भी आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद अपनी कैपिटल को ग्रो करने के लिए, कि अपने वैल्यू ऑफ मनी को इंक्रीज़ करने के लिए, कि वैल्यू ऑफ मनी आपका इंक्रीज़ होता रहे, जो कि हमने पिछले यूनिट के अंदर पढ़ा है। टैक्स बेनिफिट लेने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जो आपके टैक्स को बचाती हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। तो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो आप अपना फाइनेंशियल गोल देखें
कि आपको मतलब अचीव क्या करना है, कि आप पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हो, कि आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, हाउस की ज़रूरत है, रिटायरमेंट की ज़रूरत है। तो आप अपना पहले फाइनेंशियल गोल देखो, फिर आप उस चीज़ में रिस्क देखो कि आप इस टाइम पर फ़िलहाल कितना रिस्क जो है हैंडल कर सकते हो, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, कितना रिस्क हैंडल कर सकते हो। फिर उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज़ किया जाए कि जो आपका गोल है, जितने उस चीज़ में रिस्क हैं और कितने टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा चाहिए, उस हिसाब से जो भी सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आप उस चीज़ को चूज़ करें और उसके बाद अपने फंड्स को अलोकेट कर दें, यानी कि और ये चीज़ डिसाइड करें कि कितना पैसा आपको किस ऑप्शन में कब कब डालना है, ये चीज़ डिसाइड करें और उस चीज़ को मॉनिटर करते रहें और रिव्यू करते रहें टाइम टू टाइम, यानी परफॉर्मेंस चेक करते रहें कि कितना करना है और अगर चेंजेस की ज़रूरत हो तो वो भी करता रहें। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क फॉर वेरियस एसेट क्लासेस। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न हमारी वो इनकम होती है या फिर वो प्रॉफिट होता है जो हम इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं, ठीक है ना। अब ये हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, या फिर वैल्यू ऑफ द एसेट इंक्रीज़ हो गई तो उसकी फॉर्म में मिल सकता है। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाती है? रिटर्न। फॉर्मूला ऑफ रिटर्न क्या होता है? परसेंटेज के अंदर हम रिटर्न कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू में से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ही मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी रिटर्न की परसेंटेज निकल जाएगी। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है क्या चांसेस हैं कि आप अपना पैसा खो दो या फिर आपको कम रिटर्न मिले जितना कि आपने सोचा था, तो ये चीज़ होती है आपका रिस्क। अब अलग डिफरेंट एसेट्स क्लासेड एंड दियर रिस्क एंड रिटर्न, यानी कि अलग अलग एसेट्स हैं और उनके रिस्क कितना और उसमें रिटर्न कितना है। जैसे एफडी होती है, इसके अंदर रिस्क भी कम होता है, रिटर्न भी कम होता है, जैसे बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस एफडी। और उसके बाद आती हैं बॉन्ड, इसके अंदर रिस्क कम होता है, रिटर्न थोड़ा मॉडरेट होता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद ली, कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद ली। म्यूचुअल फंड आते हैं, रिस्क मीडियम होता है और रिटर्न मॉडरेट भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, जैसे इक्विटी, हाइब्रिड, डेट फंड, ये सारी चीज़ें। और शेयर्स के अंदर रिस्क भी हाई होता है, रिटर्न भी हाई होता है, जैसे कंपनीज़ के स्टॉक खरीद लिए। रियल इस्टेट के अंदर रिस्क मीडियम होता है और रिटर्न जो है मीडियम से लेकर हाई तक हो सकता है, जैसे लैंड खरीद लिया, हाउस खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली। गोल्ड के अंदर रिस्क मीडियम होता है, रिटर्न मॉडरेट होता है, जैसे ज्वेलरी खरीद ली, गोल्ड बॉन्ड्स खरीद ली। क्रिप्टो करेंसी के अंदर रिस्क भी बहुत हाई होता है, रिटर्न भी बहुत हाई होता है, जैसे बिटकॉइन खरीद लिया। ये सब चीज़ें आपकी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। अब मेजरमेंट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। पोर्टफोलियो क्या होती है? पोर्टफोलियो एक कलेक्शन होता है कि जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट एक इंसान ने या फिर एक इंस्टीट्यूशन ने कर रखी हैं, तो उसकी कलेक्शन क्या कहलाई जाती है? पोर्टफोलियो कहलाई जाती है। पोर्टफोलियो रिटर्न वो रिटर्न होता है, यानी कि टोटल रिटर्न जो आपने सारी इन्वेस्टमेंट मिलाकर जो कि पोर्टफोलियो के अंदर हैं आपके कमाया, वो रिटर्न क्या कहलाया जाता है? आपका पोर्टफोलियो रिटर्न कहलाया जाता है। पोर्टफोलियो रिस्क वो कंबाइन रिस्क होता है सारी इन्वेस्टमेंट का जो कि पोर्टफोलियो से आपको मिला, ठीक है, जो आपको लगता है कि पूरे पोर्टफोलियो के अंदर जो टोटल रिस्क है आपका पोर्टफोलियो रिस्क कहलाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये चीज़ समझने के लिए कि कितना रिटर्न आपको आपकी इन्वेस्टमेंट दे रही है, ये चीज़ चेक करने के लिए आप पोर्टफोलियो बना सकते हो अपने बैलेंस को हाई रिस्क लो रिस्क के हिसाब से बांटने में, ठीक है ना, और अपने ओवरऑल रिस्क को कम करने के लिए पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। अब डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो फॉर्मेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब वो होता है कि जब हम अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, कि एक इन्वेस्टमेंट से अगर नुकसान हो गया तो दूसरी पे तो फ़ायदा ही होगा, ठीक है ना, ताकि आपको नुकसान ना हो, इस वजह से आप क्या करते हो? डाइवर्सिफिकेशन करते हो। अब आपने ऐसा नहीं करा कि आपके पास पैसा था, आपने सारा पैसा स्टॉक के अंदर लगा दिया, कुछ पैसा आपने स्टॉक में लगा दिया, किसी का गोल्ड खरीद लिया, कुछ पैसा आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया। अगर भले से स्टॉक नीचे गया भी तो आपके पास अभी गोल्ड भी और म्यूचुअल फंड भी है जो आपको रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे आपके मिक्स ऑफ एसेट होता है, ठीक है ना, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, टाइम होरिजन के हिसाब से, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपके एसेट बटे हुए होते हैं। अब आती हैं नेक्स्ट गोल्ड बॉन्ड एंड रियल इस्टेट। गोल्ड बॉन्ड जो है गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती हैं अंडर द सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी स्कीम के अंडर गोल्ड बॉन्ड क्या है? गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती हैं और इसका रिटर्न जो है वो लिंक होता है किससे? मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड प्लस इंटरेस्ट, यानी गोल्ड प्लस इंटरेस्ट का मार्केट प्राइस क्या है उस चीज़ से रिलेटेड इससे इसका आपको रिटर्न मिलेगा और ये फिज़िकल गोल्ड से ज़्यादा
सेफ़ होता है और इसके अंदर कोई स्टोरेज का खतरा नहीं होता कि आपका गोल्ड चोरी हो जाएगा। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, दुकान खरीदना, ठीक है, कि आपको उससे रेंट मिल जाएगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाएंगे आगे जाके। ये चीज़ होती है आपकी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है और ये ईजीली लिक्विड नहीं होता, हार्ड टू सेल होता है कि मतलब इतनी आसानी से आपकी प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। और मार्केट फ्लक्चुएशन भी बहुत होती है इसके अंदर। हो सकता है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएँ, हो सकता है ना बढ़ें। और लीगल क्लियरेंस यानी प्रॉपर्टी खरीदने के अंदर लीगली आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते क्या हैं। अब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो क्या नाम है, अनयूज लैंड पर स्क्रैच से बन रहे होते हैं, शुरू से बन रहे होते हैं। यानी कि एक बिल्डिंग बन रही है, एक नई फैक्ट्री या फिर एक प्लांट की, तो वो क्या हो गया, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया। इसके अंदर खर्चा भी ज़्यादा होगा, रिस्क भी ज़्यादा होगा, बट उसके अंदर जो है रिटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं कि जो कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या फिर एसेट होते हैं जो कि या तो इम्प्रूव किए जा रहे हैं या फिर दोबारा बनाया जा रहा है। यानी कि एक ओल्ड फैक्ट्री थी, या तो उसको खरीद लिया किसी दूसरे इंसान ने या फिर उसको रेनोवेट किया जा रहा है। इस टाइप का प्रोजेक्ट कहलाए जाते हैं आपके ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। इसके अंदर खर्चा कम होता है बट रिस्क जो है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से इसके अंदर ज़्यादा होता है। अब आती है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हमारे वो इन्वेस्टमेंट होती हैं जो हमें फ़िक्स रिटर्न देती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि बैंक फिक्स डिपॉजिट आपको पता है 2% मिलेगा, 5% मिलेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, PPF, NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब आपके क्या हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। इसके बेनिफिट क्या क्या होती है, आपकी स्टेबल इनकम होती है, आपको पता है 4% मिलेगा तो 4 ही मिलेगा। रिस्क कम होता है और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। अब उसके बाद आता है हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव और कमोडिटी मार्केट जो कि इंडिया के अंदर हैं। और डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है दूसरे एसेट पर, ठीक है ना, जैसे कि स्टॉक्स पर, कमोडिटीज़ पर या फिर करेंसी पर। इसके अंदर कॉमन टाइप्स आप क्या देख सकते हैं, जैसे फ्यूचर और ऑप्शन होते हैं। ये क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस चेंज, जैसे कि हेजिंग वगैरह होती है, उससे प्रोटेक्ट करना इसका मेन मकसद होता है। और स्पेकुलेशन से प्रॉफिट कमाना इसका मेन टारगेट होता है। कमोडिटी मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ रॉ मटेरियल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, वीट, ये सब चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। तो इंडिया के अंदर मेजर कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है वो ज़्यादातर MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के अंडर होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या क्या होती हैं। म्यूचुअल फंड वो पूल ऑफ मनी होता है जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं जो लोगों के पैसे को मैनेज करते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब अलग अलग टाइप की हमारी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। सबसे पहले आ गई इक्विटी म्यूचुअल फंड। जब आप शेयर में पैसा लगाते हो, इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है, हाई रिटर्न भी हाई होते हैं। फिर आता है हमारा डेट म्यूचुअल फंड्स, यानी कि जब आप बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, FDs के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, इसके अंदर रिस्क भी कम होगा और रिटर्न क्या होंगे, स्टेबल होंगे। हाइब्रिड फंड होते हैं, यानी कि इक्विटी और डेट दोनों चीज़ें होती हैं। इसके अंदर रिस्क और रिटर्न दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं। इंडेक्स क्या होता है, फॉलो, ये जैसे कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है ना आपके, निफ्टी और सेंसेक्स, ये क्या कहलाया जाता है, आपके इंडेक्स फंड कहलाए जाते हैं। SIP कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक से कटती रहेगी रेगुलरली, वो क्या कहलाई जाती है, आपकी SIP कहलाई जाती है। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, इस चीज़ को प्रोफेशनली मैनेज होती है। डाइवर्सिफिकेशन होता है आपके पैसों का, अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट होती है और लिक्विडिटी होती है। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या होते हैं कि जब हम फॉरेन मार्केट जो कि इंडिया के बाहर है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ से पैसा कमा सकें, तो क्या होती है, हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ कहलाई जाती हैं। जैसे कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, फॉरेन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, ETF खरीद लिए, फॉरेन बॉन्ड्स खरीद लिए। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आप इंडियन मार्केट से बाहर जाकर डाइवर्सिफाई हो रहा, आपको ग्लोबल कंपनीज़ का एक्सेस मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ज़्यादा रिटर्न की। इसके अंदर करेंसी का ज़्यादा रिस्क होता है और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के। अब करेंसी डेरिवेटिव और डिजिटल करेंसी क्या होती है। करेंसी डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आप मतलब ट्रेड करते हो करेंसी पेयर में, जैसे US डॉलर या फिर इंडियन रुपीज़ के अंदर एक फ्यूचर डेट के अंदर। ये बिजनेस यूज़ करते हैं और इन्वेस्ट
इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं अपने आप को करेंसी रेट फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए। नेक्स्ट आती है आपकी डिजिटल करेंसी, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा ऑपरेट की जाती है और ये कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करती। इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि प्राइस वॉलेटिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी वर्क कर रहा है अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं हम, डिजिटल रुपीज़ बोलते हैं। अब यूनिट 2 होता है आपका ख़त्म। हम मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के साथ अगली वीडियो के अंदर। बने रहिए आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, SEC का कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसका यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पर्सनल टैक्स प्लानिंग। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले समझेंगे टैक्स स्ट्रक्चर क्या है इंडिया के अंदर पर्सनल टैक्सेशन के लिए। तो पर्सनल टैक्सेशन का पहले मतलब समझते हैं। पर्सनल टैक्सेशन का मतलब होता है कि जो एक इंसान है, एक इंडिविजुअल पर्सन जो टैक्स पे करता है ना, वो उसकी क्या है, पर्सनल टैक्सेशन है। कोई कंपनी नहीं है, कोई फर्म नहीं है। जब एक इंसान अपनी इनकम पर टैक्स पे करता है तो वो क्या बोलेंगे, हम इसको इनकम टैक्स बोलेंगे। अब इनकम टैक्स क्यों पे करता है इंसान, कौन कौन पे करता है? सबसे पहले तो आएगा जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पे करते हैं। प्रोफेशनल जितने भी लोग होते हैं, डॉक्टर, लॉयर्स वगैरह, बिजनेस जो करते हैं वो पे करते हैं। और वो लोग जो या तो रेंट से पैसा कमा रहे हैं या फिर कैपिटल गेन से पैसा कमा रहे हैं, ये लोग भी इनकम टैक्स पे करते हैं। अब इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है इंडिया के अंदर? तो अलग अलग टाइप के टैक्स पेयर हैं। एक तो आप इंडिविजुअल हो सकते हो, यानी एक इंसान जो कि 60 साल से नीचे का है वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएगा। सीनियर सिटीज़न हो सकते हैं जो कि 60 साल या 60 साल से ऊपर के हैं। और एक फिर आते हैं एक सुपर सीनियर सिटीज़न जो कि 80 साल या फिर 80 साल के ऊपर हैं। अब इनकम टैक्स जो है वो 5 हेड के अंदर पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा आता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है जब भी आप शेयर बेचते हो या अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो, उससे जो भी फ़ायदा होता है वो आपका क्या कहलाता है, कैपिटल गेन कहलाता है। और लास्ट में जो आती है वो आती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह आपने कमाया, तो वो सारी इनकम्स इसके अंदर इंक्लूड होंगी। अब इनकम टैक्स स्लैब क्या होते हैं? अब इनकम टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है इनकम के स्लैब के हिसाब से। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा आपका टैक्स रेट होगा। तो 2 टाइप के टैक्स रिजीम है इंडिया के अंदर, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक है न्यू रिजीम, जो कि न्यू रिजीम है सेक्शन 115 BAC। ठीक है ना। इसके अंदर जो है ये पुराना वाला रिजीम जो है जिसके अंदर एग्जेम्पशन भी हैं, कुछ डिडक्शन भी हैं। और नए रिजीम के अंदर क्या कर दिया गया है, टैक्स रेट कम कर दिए गए हैं, बट डिडक्शन जो जितनी पहले थी उनसे कम कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। अब स्कोप क्या है पर्सनल टैक्स प्लानिंग का? टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से हम अपना जो है इनकम टैक्स जो है वो पे करेंगे। लीगल वे क्या है कि उसको रिड्यूस करेंगे अपनी टैक्स लाइबिलिटी को, कि जितना पे करना है उससे कम पे करेंगे, बट लीगल वे के अंदर, कि जितना हमें पे करना था उससे कम पे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में प्लान बनाना टैक्स प्लानिंग कहलाया जाता है। अब टैक्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका जो टैक्स बर्डन है वो लीगली कम हो जाए आप लोग के ऊपर से, तो इस वजह से टैक्स प्लानिंग आपकी इंपॉर्टेंट है। सेविंग्स को इंक्रीज़ करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए आपकी टैक्स प्लानिंग काम आती है। और जितने भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे घर का ख़रीदना, सेट रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना, उसके लिए आपकी टैक्स प्लानिंग काम आती है। और आपके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे, ना ही कोई आपके ऊपर लीगल चार्जेस लगे ऐसे, तो उस वजह से भी आपकी टैक्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गुड टैक्स प्लानिंग क्या होती है? जो कि लीगल हो, एथिकल हो और आपके फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइंड हो, मिली हुई हो, तो इस टाइप की प्लानिंग हमारी गुड टैक्स प्लानिंग कहलाई जाएगी। अब एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्या क्या हैं एक इंडिविजुअल को अवेलेबल? तो एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो होती हैं वो हमारी टैक्सेबल इनकम को जो क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। यानी कि जितना हमें पहले टैक्स पे करना था अब हमें उससे कम पे करना पड़ेगा। एग्जेम्पशन हमारी वो इनकम होती है जो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती, उस टाइप की इनकम क्या कहलाई जाती है, हमारी एग्जेम्पशन कहलाई जाती है। जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, जो कि सैलरीड इंडिविजुअल है, उनको इस पर टैक्स नहीं पे करना होता, ये हो गई एग्जेम्पशन हमारी। लीव ट्रैवल अलाउंस पर नहीं पे करना, एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं पे करना, ग्रेचुइटी पर नहीं पे करना, तो ये हो गई हमारी एग्जेम्पशंस हो गई।
50,000 का आपको गिफ्ट मिल रहा है 50,000 तक का, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। 50,000 से ज़्यादा का है तो आपको पे करना होगा। तो ये सब होंगी एग्जाम्पशन। डिडक्शन वो होती है जो अमाउंट हमारी टोटल इनकम में से माइनस कर दी जाती है टैक्स कैलकुलेट करने से पहले, तो वो अमाउंट कहलाई जाती है हमारी डिडक्शन। तो कॉमन डिडक्शन जो दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो दे रखी है सबसे पहली सेक्शन नंबर 80C की, जो कि आपकी है मैक्सिमम 1.5 लाख की आपको डिडक्शन मिल सकती है। किस किस चीज़ पर? लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर, 5 ईयर के फिक्स डिपॉजिट पर, ट्यूशन फीस पर अगर बच्चे की पे करनी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर। तो अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 80D के अंदर आती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 तक की आपको डिडक्शन मिल सकती है, और सीनियर सिटीज़न के लिए 50,000 की आपको डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन नंबर 80E के अंदर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसके ऊपर कोई आपकी लिमिट नहीं है, उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन B के अंदर इंटरेस्ट ऑन होम लोन पर आपको डिडक्शन मिलेगी। पर ईयर आपको 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है, जो कि आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे हो उससे। सेक्शन 80G के अंदर जो आप चैरिटीज़ में पैसा डोनेट करते हो उसके अंदर कुछ कंडीशन फुलफिल्स होनी चाहिए, उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगी। तब अगर हम कंपैरिजन करें स्पेशल प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 BAC वर्सेस जनरल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स 1961 के अंदर, यानी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के अंदर क्या फ़र्क है, तो बजट 2020 जब आया था ना, तो उसने एक नया टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस करा था इंडिया के अंदर, जो कि कौन सा सेक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था? सेक्शन नंबर 115 BAC के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स जो है आपसे रेट जो है वो कम कर दिए गए थे, बट डिडक्शन और एग्जाम्पशन बहुत सारी हटा दी गई थी। तो कंपेयर करते हैं पुराने रिजीम के अंदर और नए रिजीम के अंदर क्या फ़र्क है। पुराने रिजीम में टैक्स रेट हाई होते थे, नए रिजीम में कम है। इसके अंदर डिडक्शन मिलती थी आपको 80C 80D वगैरह की, इसके अंदर मिलती थी और इसके अंदर नहीं मिलती। हाउस रेंट अलाउंस इसके अंदर एग्जाम्प्ट था, कुछ पे नहीं करना था आपको हाउस रेंट अलाउंस में, और न्यू रिजीम के अंदर आपको पे करना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपये की है, वो ओल्ड रिजीम के अंदर सैलरीड पीपल को मिलती थी और न्यू रिजीम के अंदर नहीं मिलती। अब हु शुड चूज़, जिन लोगों को डिडक्शन चाहिए है ना, और होम लोन वगैरह ले रखा है तो वो तो ओल्ड रिजीम का यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास कोई डिडक्शन नहीं है, कोई नहीं कर ही नहीं सकते, तो उनको न्यू रिजीम चूज़ करना चाहिए। बेटर कौन सा रहेगा? अगर आप बहुत सारी डिडक्शन लेते हैं जैसे 80C 80D होम लोन वगैरह की, तो आपके लिए ओल्ड रिजीम बेहतर है, और अगर आपको कोई डिडक्शन नहीं लेनी तो आपके लिए न्यू रिजीम सेक्शन 115 BAC ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रॉम द ईयर 2023 to 24 नया रिजीम जो है क्या है, डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है कि मतलब अगर आप कुछ भी नहीं भरते तो आपका न्यू रिजीम आपके ऊपर लग जाएगा। बट आप जो है एम्प्लॉयर जो है उससे बोल सकते हो कि मुझे ओल्ड रिजीम से बनना है। ITR फाइल करते टाइम आपके पास ऑप्शन आएगा, और अगर ऑप्शन नहीं आए तो मतलब आपका किस में भरा जा रहा है? न्यू रिजीम के अंदर भरा जा रहा है। अब टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में क्या फ़र्क होता है? टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है लीगल मेथड का यूज़ करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर लेना। ये जो है लॉ ने, कानून ने इस चीज़ को अलाउ कर रखा है। जैसे PPF में आपने इन्वेस्ट कर दिया, चाहे क्लेम कर लिया ताकि आपका टैक्स कम हो जाए। इसका मेन मकसद यही है कि आपका टैक्स जो है वो लीगली कम हो जाए। और टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि टैक्स का ना पे करना, इलीगल तरीके से या फिर डिसऑनेस्ट मेथड से अपना टैक्स कम कर देना, टैक्स की चोरी करना, टैक्स इवेजन कहलाया जाता है। ये क्राइम है और ये पनिशेबल है। जैसे कि अपनी इनकम छुपानी, पूरे इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल करना, फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना। इसका मेन मकसद ये होता है गवर्नमेंट को चीट करना। ये होता है हमारा टैक्स इवेजन। कंपैरिजन देखें तो टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, टैक्स इवेजन इलीगल है। ये टैक्स को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इलीगली टैक्स की पेमेंट से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, आपने कोई डिडक्शन क्लेम कर ली तो आपका टैक्स कम हो गया। इसके अंदर आपने इनकम ही छुपा दी तो ये इलीगल है। इसके अंदर कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। इसके अंदर आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है, इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, और साथ साथ जेल भी हो सकती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको यूनिट नंबर 4 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू वाईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि आपका एसईसी यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसका यूनिट नंबर 4 करने वाले हैं हम। आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है इंश्योरेंस प्लानिंग। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों होती है? सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक इंसान के बीच में और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जहाँ पर जो इंसान है ना वो एक स्मॉल अमाउंट कंपनी को देता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। और उसके बदले में कंपनी जो है प्रॉमिस करती है कि वो उसके बदले में कंपनसेट करेगी। जैसे कि जब आपने पे करा, तो जब आपकी डेथ हो गई या फिर इलनेस हो गई, चोरी हो गई, कोई डैमेज हो गया इन फ्यूचर, तो कंपनी उसके बदले में आपको पे करेगी। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाती है? इंश्योरेंस कहलाई जाती है। अब इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों होती है? सबसे पहला आता है अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, क्योंकि लाइफ जो है हमारी अनसर्टेन है। कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है कभी भी। तो इंश्योरेंस जो है हमें एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है ऐसे सिचुएशंस के अंदर। और दूसरी चीज़, हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, यानी कि जो इंश्योरेंस से हमें पैसा मिलेगा या फिर हमारी फैमिली को जो पैसा मिलेगा वो उनको डिफ़िकल्ट टाइम के लिए काम आएगा। जैसे कि डेथ हो गई या फिर मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई या फिर प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो गया, तो ऐसे टाइम पर जो ये पैसा मिलेगा ये एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी काम करेगा। तीसरा होता है पीस ऑफ माइंड। आपको ये चीज़ पता होगा कि आप जो है फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड हो, और आपका इससे क्या रहेगा, स्ट्रेस भी थोड़ा कम रहेगा, और आपकी सेविंग इनकरेज होंगी। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, तो कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स ऐसे होते हैं जो आपको पैसा सेव करने के लिए भी मदद करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करने में भी मदद करते हैं। ये बिजनेसेस एंड लोन्स के अंदर काम आता है। जैसे कि बहुत सारे लोन्स के अंदर जो है ना इंश्योरेंस कवर ज़रूरी होता है, और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि एसेट और एम्प्लॉय उनके क्या रहें, इंश्योर रहें, तो उस वजह से वो इंश्योरेंस कराते हैं। अब सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो एक फ़िक्स अमाउंट देती है अपने नॉमिनी को, यानी कि उसके फैमिली मेम्बर को या फिर उसके डिपेंडेंट को, जिसको भी वो बोलकर जाता है। अगर उस इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बदले में एक अमाउंट देती है कंपनी उसके फैमिली मेम्बर को। तो ठीक है, तो कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो आपको मनी तब भी दे देती हैं अगर वो इंसान सर्वाइव कर रहा है पॉलिसी टर्म के अंदर ही अंदर, तब भी प्रोवाइड कर देती हैं। तो अलग अलग टाइप की हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं। सबसे पहले देखते हैं टर्म इंश्योरेंस। ये पूरे टाइप का प्योर इंश्योरेंस होता है, इसके अंदर कोई सेविंग नहीं होती। इसके अंदर प्रीमियम भी आपको कम पे करना पड़ेगा और कवरेज भी इसकी ज़्यादा होती है, और ये मगर तभी पैसा देगी अगर इंसान मरता है, अगर उसकी डेथ होती है पॉलिसी पीरियड के अंदर, वरना ये पैसे प्रोवाइड नहीं करेंगे। और एंडोमेंट प्लान क्या होता है? इसके अंदर आपको इंश्योरेंस तो मिलेगा, तो साथ साथ आपको सेविंग करने का मौका भी मिलेगा। और ये कब पे किया जाता है? या तो ये डेथ पर आपको मिल जाएगा, और या फिर दूसरी चीज़ मैच्योरिटी, यानी कि अगर आप ज़िंदा रहे तब भी आपको, अगर मैच्योरिटी डेट आ गई 1 साल 2 साल की, तब भी आपको ये मिल जाएगा। तीसरा होता है आपका होल लाइफ इंश्योरेंस। इसके अंदर जो है हम अपनी एंटायर लाइफ को इंश्योर करवा सकते हैं, और ये तभी मिलेगा, यानी कि जब आपकी डेथ हो जाएगी तो ये मनी जो है आपकी फैमिली मेम्बर्स को मिल जाएगा। मनी बैक पॉलिसी आती है, ये रेगुलर पेमेंट होती हैं पॉलिसी टर्म के दौरान। इसके अंदर जो बैलेंस होता है वो पे कर दिया जाता है, या तो उस डेट की मैच्योरिटी पर या फिर उस इंसान की डेथ पर। यूलिक होती है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस तो होता ही होता है, साथ में इन्वेस्टमेंट इन मार्केट भी होती है, यानी कि साथ साथ ये शेयर्स और बॉन्ड में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इसका रिटर्न जो है वो आपकी मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, फ़ायदे क्या क्या होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के? तो ये जो है हमारी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करता है डेथ के बाद आपकी, ठीक है ना। और ये फ्यूचर गोल्स जो है आपके, उनको जैसे कि एजुकेशन, मैरिज, ऐसे फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। और अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो आपको टैक्स भरते टाइम बहुत सारी डिडक्शन मिलेंगे, जैसे 80C और सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। और ये आपको, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी ने जो लोन ले रखे हैं उन लोन्स को रीपे करने में आपकी फैमिली की
हेल्प करेगी। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पे किया जाता है मेडिकल एक्सपेंसेस को के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए, डॉक्टर की फ़ीस देने के लिए, सर्जरी की कॉस्ट भरने के लिए। ठीक है, जब आप या आपकी फैमिली में से कोई बीमार पड़ जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो उस टाइम पर ये हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है। अलग अलग टाइप के हमारे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल हेल्थ प्लान, जो कि सिर्फ एक ही इंसान को कवर करेगा। ठीक है, वो क्या कहलाया जाता है? इंडिविजुअल हेल्थ प्लान। फैमिली फ्लोटर प्लान आता है, जिसके अंदर पूरी फैमिली को कवर किया जाता है एक ही पॉलिसी के अंदर, और ये इसका यूज़ फैमिली के अंदर से कोई भी इंसान कर सकता है। ठीक है, सीनियर सिटीज़न प्लान स्पेशल प्लान होता है, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उन लोगों के लिए। इसके अंदर ज़्यादा मेडिकल चेकअप्स होते हैं और इसके अंदर प्रीमियम भी हाई पे करना होता है। क्रिटिकल इलनेस प्लान आता है, यानी इसके अंदर स्पेसिफिक अगर आपको कोई सी सीरियस डिजीज़ है, जैसे कि कैंसर वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह, तो उन लोगों के लिए क्रिटिकल इलनेस प्लान बनाया जाता है। इसके अंदर लमसम अमाउंट मिल जाती है अगर डिजीज़ डायग्नोज हो जाए। ठीक है ना, अगर बीमारी ठीक हो जाती है तो आपको एक अमाउंट दे दी जाती है। ग्रुप हेल्थ प्लान होता है, ये एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है और ये इंडिविजुअल पॉलिसीज से सस्ता होता है। बेनिफिट्स क्या क्या होता है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के? सबसे पहले तो ये मेडिकल कॉस्ट को हमारा कम कर देता है। आपका हॉस्पिटल्स के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि आपके पैसे यहीं से कटते रहेंगे, और ये आपके दोनों प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी फुलफ़िल करने में मदद करता है, और आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं जो सेक्शन 80D के अंदर। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो होता है हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे घर, दुकान, फैक्ट्री वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया जाता है कि इन केस अगर चोरी हो गई, आग लग गई, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो ये चीज़ प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया जाता है। अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, जैसे होम इंश्योरेंस, ये आपका घर और हाउस होल्ड आइटम जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाएंगी है। ये फायर के केस में, जैसे फायर, आग लग गई, बर्गलरी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आपका, होम इंश्योरेंस आपका काम आता है। फिर आता है शॉप इंश्योरेंस, ये आपकी प्रीमिसेस एंड गुड्स को इंश्योर करने के लिए लिया जाता है। फायर इंश्योरेंस, अगर आग लगने से आपका कुछ लॉस होता है या डैमेज होता है उसके लिए लिया जाता है। नेशनल डिज़ास्टर कवर, जैसे फ्लड्स आ गई, अर्थक्वेक आ गए, स्टॉर्म आ गया, उसके लिए नेचुरल डिज़ास्टर कवर लिया जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ये आपकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। जितने भी लॉसेस आपके हो चुके हैं उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए ये चीज़ काम आती है, और ये बिज़नेस ओनर और होम ओनर दोनों के लिए ही यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। इससे क्या रहेगा? इंसान का दिमाग शांत रहेगा थोड़ा, और जितने भी नेचुरल या फिर मैन मेड डैमेजेस पहुँचते हैं तो उसके पास एक ऑप्शन होगा कि उनको कवर कर सके। अब उसके बाद आता है आपका क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस पे ऑफ लोन इफ़ द बोरोवर डाइज बिफोर रिपेइंग इट, यानी क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है, मान लीजिए आपने अगर क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है और आपने कुछ कर्जा ले रखा है, तो अगर आपकी डेथ हो गई ना, तो ये जो कंपनी वाले हैं यही आपका वो कर्जा पे करेंगे। ठीक है ना, इन लोगों की जिम्मेदारी होगी उस कर्जे को पे करने की, और इसकी वजह से उनकी, उस इंसान की फैमिली को बर्डन नहीं किया जाएगा। अब ये किन किन लोन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे अगर आपने होम लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है कि जो लोन अमाउंट है वो इंश्योर कर ली जाती है। अगर बोरोवर जो है मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जितना भी उसका लोन बचा हुआ होता है वो बैंक में से उसका खुद कट कर वहाँ पहुँच जाएगा। और बेनिफिट इसके क्या क्या होते हैं? ये बोरोवर की फैमिली को बचाता है कि उनके ऊपर कर्जा ना पड़े, और ये ज़्यादातर बैंक जो लोन प्रोवाइड करते हैं वही साथ साथ ये चीज़ ऑफ़र भी करते हैं। इसके अंदर पीस ऑफ माइंड रहता है इंसान के दिमाग में जब वो बड़ा लोन लेता है कि मतलब एक बार मेरी डेथ अगर हो भी गई तो मेरी फैमिली के पास ये चीज़ होगी। अब प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस आता है। ये जो इंश्योरेंस है ये प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, अकाउंटेंट जो लोग होते हैं ना, उन लोगों को ये प्रोटेक्ट करता है लीगल क्लेम्स के लिए। ठीक है ना, जो क्लाइंट जो है इनके ऊपर लीगल क्लेम्स लगा देते हैं अगर उनसे कुछ गलती हो गई या फिर मिस्टेक हो गई उनकी सर्विसेज के अंदर, तो उसके लिए उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस लिया जाता है। अभी इनकी इंश्योरेंस कौन कौन लेते हैं? डॉक्टर क्या गलती कर सकता है? अगर कुछ मेडिकल नेग्लिजेंस कर दी जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई, लॉयर ने किसी को गलत लीगल एडवाइस दे दी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो था उसने गलती से इनकरेक्ट ऑडिट रिपोर्ट बना दी, इंजीनियर या फिर कंसल्टेंट ने कुछ गलती कर दी, तो ऐसे लोग ये इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है कि प्रोफेशनल जो है उनको जो है उनकी गलती के ऊपर जो है पकड़ा भी जा सकता है,
और उनको लीगल कॉस्ट और कंपनसेशन बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है। तो ऐसी गलती ना हो, वो ये लोग प्रोफेशनल जो इनका रेपुटेशन है और करियर है वो बना रहे, तो उसके लिए ये चीज़ ली जाती है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है इनको लॉ सूट से। दूसरा ये है कि प्रोफेशनल जो हैं वो अपना वर्क बिना किसी वरी के कर सकते हैं और साथ साथ क्लाइंट का ट्रस्ट भी अपने ऊपर बिल्ड करा सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले यूनिट नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी SEC का यूनिट नंबर 5 पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि आपका सब्जेक्ट है, उसका यूनिट नंबर 5 करने वाले हैं और करते हैं आज की वीडियो को ख़त्म बहुत ही जल्दी। बने रहिए आईडी इन्फ्यूजन के साथ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको पता है क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब पढ़ते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग गोल्स क्या होते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग होती क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब होता है कि आप पहले से ही अपने फाइनेंसेस प्रिपेयर कर रहे हो आज के टाइम, ताकि जो है आप फ्यूचर के अंदर कंफर्टेबली रहो और इंडिपेंडेंटली रहो। जबकि जब आप काम करना छोड़ दो, यानी कि जब आप रिटायर हो जाओ, तो उस टाइम पर आप इंडिपेंडेंटली रहो और कंफर्टेबली रहो, तो उसके लिए प्लान बनाना रिटायरमेंट प्लान कहलाया जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? सबसे पहले तो आपके पास जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होगी और एज के साथ इंसान के मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं और साथ साथ महंगाई इन्फ्लेशन भी बढ़ती जाती है और ख़र्चे भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं। तो आप जो है अपने चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते या फिर किसी दूसरे इंसान पर पैसे के लिए डिपेंड नहीं रह सकते। तो इस वजह से ये लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। मेन गोल क्या क्या होते हैं हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग की, कि अपने करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करें रहें हम रिटायरमेंट के बाद भी, यानी जैसे ज़िंदगी अभी जी रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी वैसी ही ज़िंदगी जिएँ और अपने मेडिकल और इमरजेंसी एक्सपेंसेस जिसके अंदर दोनों कवर कर लेते हैं और रेगुलर इनकम सोर्स ओल्ड एज के अंदर हमारे पास हो, ये चीज़ें भी बनाते हैं हम। और लॉन्ग टर्म केयर और सपोर्ट की इससे हमें अगर ज़रूरत होती है तो ये प्रोवाइड करता है और हमें हमारे लिए पैसे देता है और एसेट देता है हमारे चिल्ड्रंस के लिए या फिर लव्ड वंस के लिए, जिसको एस्टेट प्लानिंग भी बोला जाता है। अब प्रोसेस क्या क्या होता है रिटायरमेंट प्लानिंग का? सबसे पहले आप अपना रिटायरमेंट गोल सेट करते हो कि आप किस एज के अंदर रिटायर होना चाहते हो, और दूसरा ये कि आपकी उस टाइम पर मंथली इनकम कितनी होगी आफ्टर द रिटायरमेंट। ठीक है, तो उसके बाद आप उस टाइम के फ्यूचर एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करो। जैसे कि सबसे पहले बेसिक नीड देखो कि खाने पे कितना खर्चा होगा, रेंट पे, बिल्स पे कितना खर्चा होगा, और अपने मेडिकल और ट्रैवल के एक्सपेंस देखो। फैक्टर देखो इन्फ्लेशन के अंदर कि अगर आज के टाइम में कुछ चीज़ 100 रुपये की है तो हो सकता है वो 110 की हो जाए। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखो। फिर उसके हिसाब से देखो आपको कितना पैसा बचाना चाहिए, या फिर रिटायरमेंट कैलकुलेटर का यूज़ करो या फिर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लो कि कितना पैसा आज के टाइम में हमें बचाना चाहिए कि जो हम अपने फ्यूचर गोल्स हैं, रिटायरमेंट गोल्स हैं, उनको अचीव कर सकें। फिर उसके बाद जो है राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करो, यानी आप लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालो, जैसे PF, PPF, NPS या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डालो और अर्ली इन्वेस्टिंग करने स्टार्ट कर दो, ताकि जो है आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाए। और रिव्यू करो और एडजस्ट करो अपनी प्लानिंग को रेगुलरली, यानी कि जो अपनी प्रोग्रेस है उसको चेक करते रहो रेगुलरली। और अगर आपकी इनकम के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर कुछ या फिर गोल आपका कुछ चेंज होता है तो वो आपका बना रहे वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आप करते रहो। और पेंशन प्लान क्या क्या है जो इंडिया के अंदर अवेलेबल होते हैं? पेंशन प्लान एक आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जो आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करेगा, या तो मंथली या फिर ईयरली आपकी रिटायरमेंट के बाद। अब अलग अलग टाइप्स के आपके पेंशन प्लान होते हैं, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF जिसको बोला जाता है। ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा है। इसके अंदर आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जब आप रिटायरमेंट ले लेते हो तो तब आपको ये अमाउंट मिल जाती है। उसके बाद आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको PPF बोला जाता है। ये गवर्नमेंट सपोर्टेड सेविंग स्कीम है। इसके अंदर आपका होता है 15 साल का लॉक इन पीरियड और इसके अंदर आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिल जाते हैं। NPS आता है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये हम हर सिटीज़न के लिए ओपन है, चाहे सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसके अंदर आप रेगुलरली अपनी वर्किंग लाइफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब भी आप रिटायर होगे तो आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा मंथली पेंशन के साथ। ठीक है, या फिर मंथली पेंशन भी आप ले सकते हो। और साथ साथ आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे सेक्शन 80C मिलेगा, सेक्शन 80CCD, सब सेक्शन 1B भी मिलेगा। अटल पेंशन योजना क्या है? ये और
ये किस चीज़ पर एम करती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स पर ये चीज़ एम करती है। ये गवर्नमेंट बैक पेंशन स्कीम है। इसके अंदर जो है आपको मंथली फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलती है 60 की एज के बाद। इंश्योरेंस बेस्ड पेंशन प्लान आते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे होती हैं LIC, ICICI, प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, ये सब चीज़ें ये प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अंदर आपकी डेफर्ड एन्युइटी इंक्लूड होती है और इमीडिएट एन्युइटी प्लान्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट स्कीम आती है। म्यूचुअल फंड जो होता है आपकी हेल्प करता है रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए। इसके अंदर आपको ये इक्विटी ऑफर करता है जिसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है बट साथ साथ रिटर्न भी ज़्यादा होता है। बट डेट इसके अंदर कर्जा जो है इसके अंदर कम होता है। ठीक है, अब बेनिफिट क्या क्या होता है हमारे पेंशन प्लान के? एक तो ये आपकी रेगुलर इनकम हो जाएगी, बन जाएगी एक आपकी रिटायरमेंट के बाद। दूसरा, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे बहुत सारे जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करोगे। तीसरा ये है कि पीस ऑफ माइंड रहेगा और थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी रहेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज होता क्या है? रिवर्स मॉर्टगेज जो होता है एक टाइप का स्पेशल लोन होता है सीनियर सिटीज़न के लिए, कि जिनमें उनको क्या मिलती है? एक रेगुलर पेमेंट मिलती है बैंक की, कि वो उसके बदले में मतलब उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, ठीक है ना, मतलब बेचा नहीं अपना घर या फिर छोड़ा भी नहीं बट घर गिरवी रख दिया और उसके बदले उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स मॉर्टगेज। अभी किस तरीके से वर्क करता है? तो जितने भी लोग हैं जो कि 60 साल या फिर 60 साल के ज़्यादा हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ मदद करती है। जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं वो अपनी ओनरशिप किसको दे देते हैं? बैंक को दे देते हैं। तो बैंक उसके बदले में उनको मंथली इनकम प्रोवाइड करता रहता है या फिर एक लमसम अमाउंट उनको एक बारी में दे देता है। तो जब भी पर्सन की डेथ होती है तो वो बैंक को वो घर ऑलरेडी बिक जाता है, यानी बैंक उस घर को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेता है। अब की पॉइंट्स क्या क्या आते हैं कि पर्सन जो है उसके अंदर अपने घर के अंदर रह सकता है और साथ साथ उसको पैसे भी मिलते रहेंगे। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिनके पास कोई इनकम नहीं है बट उनके पास एक घर है। और इसके अंदर लीगल हायर जितने भी हैं वो हो सकता है कि वो जो लोन लिया है वो उस लोन को रीपे कर अपना घर बैंक से वापस ले लें। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर? आपको मंथली इनकम मिलेगी रिटायरमेंट के दौरान। इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती घर को बेचने की या फिर घर को छोड़ने की, और आप जितने भी अपने खर्चे हैं, ठीक है, बिना रेगुलर इनकम के उनको फुलफ़िल कर सकते हो। स्टेट प्लानिंग क्या होती है? स्टेट प्लानिंग का मतलब होता है कि ये चीज़ एडवांस के अंदर डिसाइड करना कि आप अपना पैसा या अपनी प्रॉपर्टी या फिर अपने एसेट जो है किस तरीके से मैनेज करोगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपनी डेथ के बाद। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ताकि आपकी फैमिली को आपके एसेट्स मिल जाएं बिना किसी लीगल डिस्प्यूट्स के, और फैमिली के अंदर कोई लड़ाई झगड़े ना हो और कुछ कन्फ्यूजन ना हो। और या तो आप इसके अंदर आप ये पहले से डिसाइड करते हो कि किसको कितना क्या मिलेगा और कब मिलेगा अब मेरी प्रॉपर्टी में से। यही चीज़ क्या कहलाई जाती है? स्टेट प्लानिंग कहलाई जाती है। मेन टूल्स क्या क्या आते हैं स्टेट प्लानिंग के अंदर? एक होती है विल एक टाइप का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें लिख देते हो कि आपकी डेथ के बाद किस तरीके से सारी चीज़ें लोगों में, आपकी फैमिली मेम्बर्स में डिवाइड होंगी। तो वो टूल क्या कहलाया जाएगा? वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाया जाएगा? आपका विल कहलाया जाएगा। नॉमिनेशन का मतलब होता है आप एक इंसान का नाम दे देते हो, ठीक है, जो आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट है जैसे कि बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, वो उस इंसान के नाम हो जाएंगे आपके डेथ के बाद। ये होता है नॉमिनेशन। तीसरा होता है ट्रस्ट। ये एक टाइप का लीगल सेटअप होता है जहाँ पर आप अपना सारा कंट्रोल एसेट्स का किसी इंसान को दे देते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं? ट्रस्टी, कि वो आपके मतलब मैनेज करे और अपने आपकी फैमिली और चिल्ड्रंस में वो सारी चीज़ बांट दे, ठीक है ना। तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? ट्रस्टी। और इस पूरे लीगल सेटअप को बोलते हैं ट्रस्ट। और एक होता है चौथा पावर ऑफ अटर्नी। इसके अंदर आपको लीगल पावर मिल जाती है कि आप जो है डिसीजन ले सकते हो। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाए तो कोई दूसरा इंसान है जिसको वो पावर मिल जाएगी कि वो आपके बदले में डिसीजन ले सके, उसको क्या बोलेंगे? पावर ऑफ अटर्नी। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं स्टेट प्लानिंग के? कि आप कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो, आपकी फैमिली को उससे बची रहे, तो उसके लिए स्टेट प्लानिंग करनी ज़रूरी है। क्विक ट्रांसफ़र हो जाए आपका प्रॉपर्टी का और मनी का आपकी डेथ के बाद, उसके लिए स्टेट प्लानिंग ज़रूरी है। और आपकी वेल्थ जो है वो आपकी विशेष के हिसाब से बढ़ जाए, इस वजह से भी स्टेट प्लानिंग आपकी ज़रूरी है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। अब आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग भी ख़त्म होता है। अब जो भी आपको सब्जेक्ट, आपका VAC वगैरह जो भी है, अब आपको जिस भी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बता दें, आप लोगों को उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
आईडी इन्फ्यूजन के साथ बने रहें। और अगर यहाँ तक आ गए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो गाइस। अब तो हेल्प हो गई है आप लोगों की, तो अब आप लोगों का राइट है कि मेरे ऊपर भी आप हेल्प करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं फॉर द ₹99 ओनली, जहाँ टेलीग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, जाकर परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।